Welcome students in this third lecture of reproductive system। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और फंक्शंस, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन, ये सारे टॉपिक्स स्टडी किए हैं। और अब हमारे जो आगे के कुछ लेक्चर्स होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो लेट्स बिगिन विथ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट रहेगा वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और जैसा कि हमने पहले भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जहाँ गैमीट्स बनते हैं, और क्योंकि ओवरीज में गैमीट्स बनते हैं तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो ओवरी रहेंगे। और ओवरीज के 2 फंक्शन फीमेल में रहेंगे। पहला प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ओवम, oocytes। डिफरेंस आगे बताऊंगा ओवम और oocyte में डिफरेंस क्या है। और जो दूसरा फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, और मेनली 4 हॉर्मोन्स ओवरी से बनते हैं: प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। इनमें से जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हैं इन्हें हम फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी कहेंगे। सेकंड जो हमारे पास है वो है फीमेल एसेसरी डक्ट्स, और फीमेल एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास 3 डक्ट्स आएगी: ओविडक्ट्स, यूटेरस और वेजाइना। देन वी कम टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा कहते हैं, और वल्वा में जो पार्ट्स इंक्लूडेड है वो है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। और जो चौथा पार्ट रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स। और जो फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें से मेनली बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं, जो कि मेल में काउपर्स ग्लैंड की होमोलोगस है। इसके अलावा स्किन्स ग्लैंड्स या पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो हो गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। और डेफिनेटली बच्चों, हम यहाँ जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और जो फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इन सभी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कह सकते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और इन सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा एक और स्ट्रक्चर बचता है, और वो है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स को दे हेल्प इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट एग्जैक्टली वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, स्किन का पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स जो हैं। और ये जितने भी हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और ये जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये सभी मिलकर प्रोडक्शन ऑफ ओवम, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ। और क्योंकि इसमें मेमरी ग्लैंड्स इंक्लूडेड है तो चाइल्ड बर्थ के बाद भी जो कैरिंग ऑफ बेबी है, न्यूट्रिशन जो होगा, उसमें ये सभी मिलकर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन फंक्शंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके हम इन सभी ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। पहले हम उसकी एक ओवरऑल एनाटॉमी देख लें, डायग्राम देख लें। हमारे पास यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं। इसमें डायग्राम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें नहीं दिखाई देंगे,
और ये जो SST ग्लैंड्स हैं वो भी अभी इस डायग्राम में नहीं होंगे, बट दीज आर द फ्यू पार्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ये देखिए 2 ओवरीज हैं। ओवरीज जो हैं ये यूट्रस के साथ भी अटैच्ड रहती है, और जो पेल्विक वॉल है, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ओवरीज है लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड सिचुएटेड रहते हैं। तो जो ओवरीज है वो पेल्विक वॉल से यानी कि बॉडी वॉल से और यूट्रस दोनों के साथ अटैच्ड रहती है विद द हेल्प ऑफ फ्यू लिगामेंट्स। तो यहाँ ये जो हमें एक लिगामेंट दिखाई दे रहा है, इसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ये ओवरी को पेल्विक वॉल के साथ अटैच करता है। और दूसरा अगर आप यहाँ ये देखें तो एक और लिगामेंट है, इसे हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। और ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ये ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच करता है। ये यहाँ पर येलो कलर का एक बड़ा सा ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया को हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। और जैसा कि दिख रहा है कि ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये पूरे यूट्रस को पेल्विक वॉल के साथ अटैच करता है। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ यूटेरस है, और ये हमारे पास यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब हैं, एक इधर लेफ्ट में और एक राइट में। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। यूट्रस की ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, इतना पोर्शन जो है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। और ये जो अब यहाँ एक ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को हम वेजाइना कहेंगे, और ये बाहर जाके खुलेगी और इसकी जो ओपनिंग होगी उसको हम वेजाइनल ओरिफाइस कहेंगे। और उस ओरिफाइस के चारों ओर जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाएंगे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूटरस और इन सभी की स्टडी भी हम आगे करेंगे। ये हमारे पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और ये जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं ये फीमेल बॉडी में लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैलोपियन ट्यूब के साथ। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं आपने यहाँ देख लिया, एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ है और दूसरी फैलोपियन ट्यूब ये रही। तो हम इन फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम फैलोपियन ट्यूब का बना लेता हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास यूट्रस और ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब्स हैं। पूरा मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, हमने ऑलरेडी देख लिया है डायग्राम। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो अभी इतने पार्ट पे रहेगा, क्योंकि ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इन पर हमें ध्यान देना है। तो बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इनफंडिबुलम है। तो जो आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ये जो इनफंडिबुलम है ये एक फनल शेप पोर्शन है। ध्यान रखना है हमें टूवर्ड्स ओवरी, क्योंकि ओवरी इसके पास में है। यहाँ पर ओवरीज होती है। तो जो ओवरी के पास वाला पार्ट है उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ये इनफंडिबुलम है। अगर हम इनफंडिबुलम को ध्यान से देखें तो यहाँ हमें ये देखिए कुछ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। तो ये इसके मार्जिन पर हैं। द मार्जिन्स हैव finger like projections called फिम्ब्रियाई। तो ये जो हमें ओवरी यहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान देंगे आप, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो ओवरी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस ओवरी से जब ओवुलेशन होगा और oocyte यहाँ नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी में आ जाता है एक बार तो, पर ये जो फिम्ब्रियाई हैं इनमें जो मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विड भी होता है पेल्विक कैविटी में, तो ओवम उसी लिक्विड में रिलीज़ होता है। पर ये जो फिम्ब्रियाई हैं इनके जो मूवमेंट्स होंगे, उस मूवमेंट से ये ओवम अंदर की ओर कलेक्ट कर लिया जाता है। वहाँ जितना भी लिक्विड है, दैट एंटायर लिक्विड इज स्वीप्ड इन बाय द फिम्ब्रियाई। तो अलोंग विद दैट लिक्विड ओवम ऑल्सो गेट एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो फिम्ब्रियाई हैं इनका मेन फंक्शन रहेगा, आपको ध्यान रखना है, द मूवमेंट ऑफ फिम्ब्रियाई sweep in the oocyte, the sweep in the oocyte from pelvic cavity आफ्टर ओवुलेशन। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, इन्फंडिबुलम। और अब जो दूसरा पार्ट है, आप यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है, इसको हम एम्पुला कहते हैं। मिडल पोर्शन है ये एम्पुला, और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट, आप मान लीजिए कि ये वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और आपको ये भी बता दूं कि जब नीचे इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म्स यूट्रस में आएंगे, तो ये यूट्रस में आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ते हैं और इधर से ओवम यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही वो जगह होगी एम्पुला जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ एम्पुलरी रीजन। तो हमें ये ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट, कि एक तो एम्पुला सबसे बड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है, और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा, अब हमारे पास ये जो फाइनल पोर्शन बचता है, ये इतना सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। ये जो पार्ट होगा इसको हम इस्थमस कहते हैं। तो ये शॉर्ट और नैरो पार्ट है, शॉर्ट एंड नैरो पार्ट है। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार बड़े सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इस्थमस कौन सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। तो हमें ध्यान रखना है कि ये यूट्रस की तरफ वाला पार्ट है, और जो हमारा इन्फंडिबुलम है वो यूट्रस से सबसे दूर वाला पोर्शन, मोस्ट डिस्टेंट पार्ट जो यूट्रस से रहेगा वो इन्फंडिबुलम होगा। और इस्थमस जो है एक शॉर्ट एंड नैरो पोर्शन है दैट जॉइंस द यूटरस। ये यूटरस से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इस तरह से ये हमने फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी देखी है बाहर से। अब हम आगे बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी के बारे में। मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब की लेंथ नहीं बताई, ये ऊपर वैसे लिखी हुई है। द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली और 4 इंचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास फैलोपियन ट्यूब का एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ बना रखा है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम सीरोसा कहते हैं,
और ये नॉर्मली जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी सरफेस पे एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लेयर होती है, पेरिटोनियल विसरल पेरिटोनियम जिसे हम कहते हैं, ये वही है। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस वहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई सिरोसा। उसके बाद एक मिडल लेयर है, इसे हम मस्क्यूलरिस लेयर कहते हैं। इस लेयर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और यही पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ओवम को आगे की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो ओवम का जो मूवमेंट होगा वो इसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। और उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसे हम म्यूकोसा कहेंगे। अब बच्चों, ये जो म्यूकोसा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। इस म्यूकोसा में बाहर की तरफ पहले एक लेमिना प्रोप्रिया है, लेमिना प्रोप्रिया, जो कि अगेन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और इसमें ये जो अंदर की तरफ सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी म्यूकोसल एपिथेलियम है, म्यूकोसल एपिथेलियम है। और जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम है जो सबसे अंदर की तरफ है, ये सीलिएटेड है और सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम से बनी हुई है, सिंपल सीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। तो ये आपको यहाँ पर इसमें इस तरह से सीलिया दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, इसमें बीच बीच में कुछ बिना सीलिया वाली, मैं कुछ सीलिया हटा देता हूँ, यहाँ पर कहीं कहीं से सीलिया हटा देता हूँ। और कुछ ऐसी बिना सीलिया वाली सेल्स भी होती है, इन्हें हम पैग सेल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ सेल, पैग सेल्स। और इनका मेन फंक्शन है, एक लिक्विड, एक फ्लूइड रिलीज़ करती है जो ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो पैग सेल्स कहाँ मिलती है? फैलोपियन ट्यूब्स में। दे सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर ओवम। तो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास 3 लेयर्स है, आउटर मोस्ट सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस लेयर है, और थर्ड जो हमारी लेयर है वो म्यूकोसा है। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होगी म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर है। और इस म्यूकोसा में वापस 2 लेयर है हमारे पास, एक लेमिना प्रोप्रिया और दूसरी म्यूकोसल एपिथेलियम। और यहाँ जो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, अगेन दिस सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन, जैसा कि आपको पता ही होगा, मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, यानी जो ओवम है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स कंप्लीट होती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा वो है यूट्रस। लेट्स डिस्कस द यूट्रस। इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर जैसा होता है, उल्टा इन्वर्टेड पियर जैसा इसका शेप है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आपने पहले भी डायग्राम देखा है, फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ कि जो यूट्रस है एक इस तरह से ब्रॉड लिगामेंट होता है, और इस ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से ये पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ इसको हम लेबल कर देते हैं ब्रॉड लिगामेंट, दोनों तरफ है। और नहीं, हम इसको इस तरफ नहीं बनाते,
यहाँ हमें कुछ दूसरी लेबलिंग भी देखनी है, तो हम इस तरफ बना देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा होगा ये ब्रॉड लिगामेंट है। क्या फंक्शन रहेगा इसका? अटैचेस यूटरस विथ पेल्विक वॉल। और अगर हम यूटरस के बारे में बात करते हैं तो हम यूटरस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसा कि हमको ऊपर की तरफ पहला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये फंडस है। और देखने से हमें पता चल रहा है कि फंडस जो है वो सुपीरियर पोर्शन है, डोम शेप है ये, तो डोम शेप्ड सुपीरियर पोर्शन है ये। उसके बाद यहाँ से डायग्राम में ये थोड़ा सा गलत है। फंडस के बाद ये वाला जो इसका पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं। ये नीचे की तरफ नेरो हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन, टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन। और जो सबसे नीचे वाला नेरो पार्ट है, इसको हम सर्विक्स, जैसा कि डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है, एनीवे कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लेता हूँ, इसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो यूट्रस के कुल 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला फंडस जो सुपीरियर पोर्शन है, डोम शेप पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो नीचे इन्फीरियर पोर्शन है, इन्फीरियर नैरो पोर्शन जो है, उस इन्फीरियर नैरो पोर्शन को हम सर्विक्स कहते हैं। अब देखिए, जो यूट्रस में कैविटी है ये वाली, इस कैविटी को हम यूटेराइन कैविटी कहेंगे। और सर्विक्स की ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, इसको हम सर्वाइकल कैविटी कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ ये, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, वेजाइना है, ये वेजाइना है। और हमें यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों कि सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस जो वेजाइना है, इन दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल में यूट्रस को इंक्लूड नहीं करना है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना कंबाइंडली नोन एज बर्थ कैनाल। और आप यहाँ देखिए कि ये जो कैविटी है, येलो कलर से मैं ये बता रहा हूँ, ये देखिए, इस येलो कैविटी को हमने यूटेराइन कैविटी कहा है। और ये जो हमें कैनाल यहाँ दिखाई दे रही है, इस कैनाल को हमने सर्वाइकल कैनाल कहा है। तो हमारे पास ये एक पॉइंट बनता है, यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये एक रेड कलर का मैंने बनाया, देखिए सर्वाइकल कैनाल के ऊपर की तरफ। तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ बनता है, ये जो ओपनिंग है, यानी कि ओपनिंग बिटवीन यूटेराइन कैविटी एंड सर्वाइकल कैनाल, इस ओपनिंग को हम यहाँ इंटरनल ऊज कहते हैं, इंटरनल ऊज कहते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए बच्चों, यहाँ वेजाइना जहाँ से शुरू हो रही है और सर्वाइकल कैनाल जहाँ ख़त्म हो रही है, ये देखिए रेड कलर से मैंने बनाया है, इस पॉइंट को हम एक्सटर्नल ऊज कहेंगे। इस पॉइंट को हम एक्सटर्नल ऊज कहेंगे। ये देखिए, यानी ये किसके बीच की ओपनिंग हुई है? ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के बीच की ओपनिंग है, उसको एक्सटर्नल ऊज कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल और अंदर यूटेराइन कैविटी के बीच की जो ओपनिंग होगी उसको इंटरनल ऊज कहते हैं। और एक चीज़ और हम यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं कि ये जो वेजाइना है, इसके बाद आप यहाँ साइड में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, और ये दो आपको यहाँ छोटे से ये इस तरह के ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा ग्रूव इधर और एक इस तरह का ये ग्रूव इधर भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों ग्रूव्स को हम फॉर्निक्स कहते हैं।
फॉर्निक्स। ये जो दो छोटी छोटी क्रिवाइसेस बनी हुई हैं, दो दरारें बनी हुई है वेजाइना और सर्विक्स के साइड्स में बनी हुई है, इन्हें हम इस ग्रूव को हम फॉर्निक्स कहते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस वैसे ये है कि जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से एक आएगा डायफ्राम या वॉल्ट कहते हैं हम उनको। तो वो जो डायफ्राम और जो वॉल्ट होते हैं वो रबर की बनी हुई इस तरह की एक कैप होती है। देखो फिर ये बच्चों में यहाँ इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए नीचे रेड कलर से, ये इस तरह की एक कैप होती है जिसको हम डायफ्राम या वॉल्ट कहते हैं। तो उसको जो फिक्स करने का पोजीशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, उस डायफ्राम या वॉल्ट को इस जगह पर इस तरह से फिक्स किया जाता है। तो ये फॉर्निक्स है, इससे ये हेल्प मिल जाती है कि वो अपनी पोजीशन पर प्रॉपर फिटेड रहती है। तो ये एक रबड़ की डिस्क होती है इस तरह की, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम या वॉल्ट कहते हैं, उसको यहाँ फिट किया जाता है। तो ये अगले चैप्टर में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये ओवरऑल एनाटॉमी है, यूट्रस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया। वैसे इस डायग्राम से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने बताया ये एम्पुलरी रीजन में होता है, ध्यान देंगे, ये एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा वो इस तरफ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के वो यूटेराइन कैविटी में आता है। तो जब वो यूटेराइन कैविटी में आता है तो उसके अटैचमेंट के जो चांसेस होते हैं वो फंडस के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद द यूटरस, तो जो होगा वो फंडस इज़ द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ अटैचमेंट। और अगर फंडस पे नहीं होता है तो उसके बाद ये जो बैक साइड जो हमको दिखाई दे रही है यूटरस की डोर्सल साइड जो होगी वो सबसे फेवरेबल साइट होगी अटैचमेंट की। तो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम में यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए ये यूटरस की वॉल, ये देखिए यूटरस की वॉल काफ़ी थिक वॉल है। और अब हमें आगे बढ़ने से पहले यूटरस की वॉल के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ द यूटरस, और आपको यहाँ ये एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से पीछे की तरफ जाते हैं और देखिए बच्चों, यहाँ इस पोर्शन को देखिए, जो दो मैंने लाइन बनाई है रेड कलर की, ये देखिए मैं जो दो लाइंस बना रहा हूँ, और ये वाला जो पोर्शन है इतना पोर्शन, इसको मैंने अगले पेज पे बनाया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ पेल्विक कैविटी है और अंदर की तरफ ये यहाँ यूटेराइन कैविटी है। कम बैक टू दैट डायग्राम, ये देखिए, तो इस तरफ तो यूट्रस की कैविटी होगी, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको, इस तरफ यूटेराइन कैविटी होगी और ये बाहर वाला हिस्सा है, और ये जो पूरी की पूरी हमारी दिखाई दे रही है ये वॉल ऑफ यूटरस है। और अब हम इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम यूट्रस की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो हमें यहाँ 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसे हम, जो ग्रीन कलर में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जैसा कि नॉर्मली सभी विसरल ऑर्गन्स के साथ होता है, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लेयर हो जाएगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लेयर होगी, प्लस उसमें एक थिन लेयर ऑफ, उसके बेस पर थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये सेकंड पोर्शन हो गया इसका,
इस सेकंड पोर्शन को हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो मायोमेट्रियम है काफ़ी थिक लेयर है ये और स्मूथ मसल से बनी हुई है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ ये बात बता दूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके यूटरस में जो ये स्मूथ मसल होती है, ये जो लेयर होती है, ये काफ़ी एनलार्ज हो जाती है। और बॉडी में सबसे बड़ा स्मूथ मसल आपसे पूछा जाए कि कहाँ होता है, तो आपको जवाब यही देना है कि स्मूथ मसल ऑफ यूटरस ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज़ द लार्जेस्ट स्मूथ मसल। तो इस लेयर को हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल्स हेल्प इन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी, टू यंग वन इज़ कॉल्ड एज पार्चुरेशन। और उस पार्चुरेशन जब प्रेगनेंसी के 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो हमारे पास मायोमेट्रियम है इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उससे जो बेबी है वो बाहर की तरफ प्रोपेल किया जाता है, उसको बाहर की तरफ पुश किया जाता है और इस तरह से बेबी की डिलीवरी होती है। तो उसमें इन मसल्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल्स हेल्प इन पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। आगे आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास तीसरी लेयर है, इस तीसरी लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है ये, क्योंकि जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट इसी लेयर से जाके अटैच होने वाला है। तो यहीं इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पर अटैचमेंट होगा। तो एंडोमेट्रियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं यहाँ से ये यूटेराइन कैविटी हटा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ यूटेराइन कैविटी है। अब हमारी जो एंडोमेट्रियम है बच्चों, उस एंडोमेट्रियम में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ पहला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ पूरा एक स्ट्रोमा जिसको या लेमिना प्रोप्रिया है वो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको स्काई ब्लू कलर में, ये एक्वा ब्लू कलर में, प्लस ये पीछे की तरफ जो ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो पोर्शन है, ये सारा का सारा लेमिना प्रोप्रिया है। और दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, ये एंडोमेट्रियम का पहला कंपोनेंट है लेमिना प्रोप्रिया। और दूसरा आपको ये यहाँ पे एक लेयर दिखाई दे रही है सेल्स की, देखिए ये जो सेल की एक लेयर दिखाई दे रही है, ये यूटेराइन एपिथेलियम हो गई, यूटेराइन एपिथेलियम हो जाएगी। और इन्हीं एपिथेलियम के फोल्डिंग की वजह से देखिए बच्चों, यहाँ ये आपको कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, ये इस तरह से कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। इन ग्लैंड्स को हम यूटेराइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो जो तीसरा कंपोनेंट आपको वहाँ मिलेगा वो हो जाएगा यूटेराइन ग्लैंड्स, यूटेराइन ग्लैंड्स। तो 3 कंपोनेंट हैं यहाँ। और हम क्या करते हैं कि जो हमारी एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए एक ब्राउन पोर्शन, या नीचे की तरफ ध्यान दें, इस ब्राउन पोर्शन को तो हम कहेंगे स्ट्रेटम बेसिलिस। और एक ये जो पोर्शन है, दूसरी जो लेयर है इनर साइड में यूटेराइन कैविटी की तरफ वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है इसको हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इनर साइड वाली स्ट्रेटम फंक्शनलिस है और जो आउटर साइड वाली वो स्ट्रेटम बेसिलिस है। इसमें ऐसा होगा बच्चों
कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, हम आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाला पार्ट है ये ग्रो करता है, इसमें नंबर ऑफ ग्लैंड्स बढ़ती है। इसमें देखो ये जो रेड कलर के हैं ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है और उसमें इस तरह से कॉइलिंग हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, ब्लड वेसल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली उनकी कॉइलिंग होगी। तो इस तरह से ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यही स्ट्रेटम फंक्शनलिस पूरी डैमेज हो जाएगी, स्लश्ड ऑफ होकर वेजाइना से बाहर आ जाएगी, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या उस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। पर ध्यान रखना है हमें कि इस मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में जो स्ट्रेटम बेसिलिस है उसको बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेटम फंक्शनलिस डैमेज होगी पूरी और स्लश ऑफ होकर बाहर आ जाएगी। और फिर जो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसमें स्ट्रेटम फंक्शनलिस की फिर से ग्रोथ होगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारा पूरा एक या दो जो लेक्चर होंगे वो इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डेडिकेट करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। अभी हमें सिर्फ यूट्रस की जो हिस्टोलॉजी है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी लेयर है। अब आपसे पूछे बच्चों कि इनमें से कौन सी लेयर परमानेंट है, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर होगा स्ट्रेटम बेसिलिस होगा। ये परमानेंट लेयर है, इसका डैमेज नहीं होता है ये इसमें। और जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये हर महीने डैमेज होती है, टूट फूट कर ये बाहर की तरफ आ जाती है और वापस इसमें रीजनरेशन होगा और नई बनती जाएगी। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर जाइगोट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, तो बताओ क्या आंसर रहेगा आपका। क्योंकि जो इनर मोस्ट यूटेराइन कैविटी की तरफ वाली लेयर है वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, तो यही वो लेयर होगी जो oocyte के कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। बच्चों यहाँ ये जो यूटेराइन एपिथेलियम आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो आपको सेल्स यहाँ दिखाई दे रही है ये वाली, जिसको हमने नाम दिया है यूटेराइन एपिथेलियम, तो यहाँ पर कौन सी सेल्स होगी। वैसे ये यहाँ पर सिंपल कॉलमनर सेल्स हैं, सिंपल कॉलमनर सेल्स हैं और इनमें पेची सीलिया होते हैं। पेची सीलिया का मतलब ये हो गया कि कहीं कहीं कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर इन सेल्स में सीलिया होंगे और अदरवाइज़ ये सीलिएटेड नहीं होगी, बाकी नॉर्मली ये सिंपल कॉलमनर सेल्स ही रहेगी। और ये जो यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, अब यहाँ हमें ग्लैंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगेन जो हमारा ये एम्ब्रियो है, ये जो जाइगोट है, जब आके अटैच होगा और प्लेसेंटा बनेगा, तो बनने के बाद और इवन प्लेसेंटा के बनने से पहले भी जो जाइगोट है वो 2, 3, 4 दिन के लिए यूटेराइन कैविटी में वहीं रहता है, तो उस समय उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारी यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, जो हमारी यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, एक इस तरफ लिख देते हैं हम, यूटेराइन ग्लैंड्स, इनका क्या फंक्शन है, तो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिच इन ग्लाइकोजन। और देखिए आप इस डायग्राम में यहाँ पे काफ़ी सारे हमको ये देखो ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगेन आंसर इज़ क्लियर, ब्लड वेसल्स से ही न्यूट्रिशन आएगा। तो ब्लड वेसल्स इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, जब भी वो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा और जब वहाँ पर प्लेसेंटा बनेगा तो ब्लड सप्लाई इज़ डेफिनेटली नेसेसरी। तो बच्चों ये जो यूटरस की वॉल है उसकी हिस्टोलॉजी हो गई। एक बार वापस पीछे की तरफ आएँ और इस डायग्राम को देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये यहाँ पे एक सर्वाइकल कैनाल है और इस सर्वाइकल कैनाल से कंटिन्यूसली एक म्यूकस रिलीज़ होता है और उस सर्वाइकल
उसे हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगला जो हमारा पार्ट होगा वो हमें वेजाइना के बारे में डिस्कस करना है। बट बिफोर वी प्रोसीड टू वेजाइना हम थोड़ी सी बात सर्वाइकल म्यूकस के बारे में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सर्वाइकल म्यूकस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ सर्वाइकल म्यूकस। जैसा कि आपको क्लियर है कि जो यूटरस है, जो सर्विक्स है, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, और वो कंटिन्यूसली एक लिक्विड एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है और उसी म्यूकस को हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। और अगर हम इस म्यूकस के कंपोजिशन के बारे में बात करें, सर्वाइकल म्यूकस का जो कंपोजिशन होगा, तो उसमें एक तो बच्चों मेनली वाटर डेफिनेटली होगा, और दूसरा उसमें है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स के कारण उसकी जो नेचर है वो विस्कस होती है। उसमें लिपिड्स भी होते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और इसके अलावा उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। अब बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल म्यूकस की। बिफोर दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके वॉल्यूम की भी बात कर लें कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो फीमेल्स होती है उनमें काफ़ी क्वांटिटी में ये सर्वाइकल म्यूकस बनता है। 20 से 60 ml म्यूकस जो है पर डे बन सकता है, और अल्टीमेटली ये जो म्यूकस है उसकी कुछ क्वांटिटी वेजाइना में भी आती ही है। और बच्चों ये जो हमारा सर्वाइकल म्यूकस है इसका जो कंपोजिशन है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होती है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो सर्वाइकल म्यूकस है इट इज़ वेरी मच वेरी मच हॉस्पिटेबल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन और अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन। इन द सेंस हॉस्पिटेबल का क्या मतलब हुआ? हॉस्पिटेबल का मतलब ये हो गया कि ये उस समय स्पर्म्स के लिए बड़ा ही फेवरेबल होता है ये सर्वाइकल म्यूकस। उस समय इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लेस विस्कस हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा लिक्विड की तरफ मूव कर जाता है, उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है, और उसकी जो पीएच है वो भी थोड़ी एल्कलाइन हो जाती है, यानी कि 8.5 के आसपास चली जाती है। आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, स्पर्म्स को सर्वाइवल के लिए एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। एसिडिक पीएच में स्पर्म्स की डेथ हो जाती है, उनकी मोटिलिटी जो है या कम हो सकती है, वो इनएक्टिव हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो ओवुलेशन का दिन होता है वो ओवुलेशन का दिन 14th डे होता है, और 14th डे हम कहाँ से गिनेंगे? तो जिस दिन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिस दिन से जो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है उस दिन को हम डे 1 कंसिडर करेंगे, और उसके 14th डे के आसपास जो है ओवुलेशन होता है। और जिस समय ओवुलेशन होगा ठीक उसी समय कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उन हार्मोन्स की वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और वो थोड़ा एल्कलाइन हो जाएगा, और एट द सेम टाइम उसकी जो है विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। हम इस पॉइंट को यहाँ लिख लें ताकि आपको भी नोट्स बनाते समय आसानी रहेगी कि इट बिकम्स मोर हॉस्पिटेबल मतलब फेवरेबल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। और क्या क्या चेंजेस आएंगे उस समय? एक तो ये लेस विस्कस हो जाएगा, और दूसरा पीएच एल्कलाइन हो जाएगी लगभग 8.5 के आसपास। नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अदर टाइम्स, यानी उस 14th डे के पहले के जो दिन हैं उस समय और उस 14th डे के बाद के जितने भी दिन होंगे उस समय क्या होगा? तो उस समय द म्यूकस बिकम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफेवरेबल। उस समय इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, हाईली विस्कस हो जाएगा ये, और हाईली विस्कस होने के कारण ये इतना ज़्यादा विस्कस हो जाएगा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो जो स्पर्म्स हैं वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और एक तरह से ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, और स्पर्म की जो एंट्री है उनको अंदर की ओर
को रोकेगा, और वहाँ पर उसने एक तरह से प्लग बना लिया है जिसे हम सर्वाइकल प्लग कहते हैं। सर्वाइकल प्लग किसका बना होता है? ये सर्वाइकल प्लग ये उसी म्यूकस का बना होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बताता हूँ कि कई जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी है और इम्प्लांट्स भी यूज़ किए जाते हैं, उन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म में एक पार्ट ये भी है कि वो जो हार्मोन्स हैं वो इस सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी, इसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करते हैं और इस तरह से वो स्पर्म्स की जो एंट्री है फिजिकली उसको रोक देते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दोज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हम यहाँ लिख दें कि एट अदर टाइम्स द म्यूकस become more viscous and form a cervical plug। और ये प्लग क्या करता है? द प्लग फिजिकली या द प्लग प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इस तरह से हमने ये सर्वाइकल म्यूकस के बारे में बात करी है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि ड्यूरिंग 14th डे ओव्यूलेशन के आसपास ये जो सर्वाइकल म्यूकस होगा, इसमें कुछ ये जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, तो इन सब की वजह से जो स्पर्म्स हैं उनकी सरफेस पे जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स है और जो कोलेस्टेरॉल है के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर पढ़ाया है। एपिडिडाइमिस जब मैंने आपको बताया है, पुराना लेक्चर जो है आप देखिए उसमें, वहाँ मैंने बताया है आपको कि उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है स्पर्म्स को। लेकिन जब वो स्पर्म्स यहाँ अंदर एंटर करेंगे तो जैसे ही वो सर्वाइकल म्यूकस के कांटेक्ट में आएंगे, रिमेंबर ड्यूरिंग 14th डे वो इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो वो जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, जो कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगे एंड द स्पर्म विल बिकम एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। और इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो यू कैन से दैट द सर्वाइकल म्यूकस हेल्प इन कैपेसिटेशन। The cervical mucus help in capacitation। तो these are few points regarding cervical mucus। और अब हम आगे बढ़ते हैं and let's talk about vagina। हम पीछे के डायग्राम में एक बार जाएं वापस, और ये देखिए, ये एक इस तरह से यहाँ पे ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम वेजाइना कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये यहाँ पे दो जो ऊपर क्रिवाइसेस हैं, उन क्रिवाइसेस को हम फॉर्निक्स कहते हैं। और अदरवाइज़ जो वेजाइना है ये एक मस्क्यूलर फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्क्यूलर मतलब कि जो इसकी वॉल है उसमें फाइब्रस टिश्यू और स्मूथ मसल्स दोनों ही प्रेजेंट है। इसकी जो लेंथ होती है ये 4 इंचेस यानी 10 सेंटीमीटर, रफली 10 सेंटीमीटर या 4 इंचेस होती है। जो वेजाइना है इसके जो फंक्शंस हैं उसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इट सर्व एज अ रिसेप्टेकल फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो वेजाइना है इट विल रिसीव द पेनिस। दूसरा, ये जो वेजाइना है इट इज़ आउटलेट, इट सर्व एज आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, यानी कि जो यूट्रस से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो भी बाहर आएगा वो वेजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा। तो इट सर्व एज ए आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज।
और तीसरा जो हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ ए पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ। और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो वेजाइना है और वो जो सर्वाइकल कैनाल है, कंबाइनली हम उन दोनों को बर्थ कैनाल कहते हैं। बच्चों, जो वेजाइना है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड इनर लाइनिंग जो होगी उसकी हम आपको ध्यान रखना है। टिश्यू वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनर लाइनिंग है वो आपको ध्यान रखना है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। यहाँ पे भी जो अंदर म्यूकोसा है, अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें ग्लाइकोजन के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो स्टोर रहते हैं और वो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स वहाँ से रिलीज़ भी होते हैं। तो वेजाइना की जो इनर वॉल है, ये जो इनर लाइनिंग है, वहाँ पे कई सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और वो जो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल हैं, हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से वो जो बैक्टीरिया है वहाँ, वेजाइनल बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो, और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होंगे ये वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाएंगे और लैक्टिक एसिड की वजह से जो वेजाइनल एनवायरनमेंट है वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। और इसी हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो दूसरे अदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस तो एक तरह से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मफुल नहीं होते, पर इनसे डेफिनेटली एक फ़ायदा हो जाता है हमें कि इन बैक्टीरिया की वजह से वेजाइना के जो अंदर की पीएच है वो हाईली एसिडिक हो जाएगी और उस एसिडिक पीएच की वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है विल नॉट बी एबल टू ग्रो। तो एक तरह से वो प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, विल नॉट बी एबल टू ग्रो। लेकिन हाँ, उस एसिडिक पीएच का एक दूसरा नुकसान है कि जो स्पर्म्स हैं उनको डैमेज होता है। बट देन आपको ध्यान रखना है कि जब सीमन इजेक्यूलेट होगा और डिपॉजिट होगा वेजाइना में, तो सीमन की जो पीएच होती है वो एल्कलाइन होती है, क्योंकि उसमें जो सेमेनल वेसिकल का फ्लूइड होगा और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होगा उनकी नेचर एल्कलाइन होती है और उस वजह से ओवरऑल जो सीमन की पीएच है वो एल्कलाइन हो जाती है। और उस एल्कलाइन पीएच का ये एडवांटेज रहेगा कि ये जो वेजाइना की एसिडिक पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो आगे की ओर सर्विक्स में बढ़ जाएंगे। और सर्विक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो सर्वाइकल फ्लूइड होगा, सर्वाइकल म्यूकस होगा, उसकी पीएच तो एल्कलाइन है ही। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे और अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो वल्वा और जो बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं और जो बाकी के ओवरी भी अभी हमने डिस्कस नहीं किए, तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे एनाटॉमी से रिलेटेड, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।